तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज हम ऐसे के रिलेटेड, क्योंकि हम ऐसे को लेकर के सीरीज ला रहे हैं और आप सबको पता है कि वी आर कमिंग हियर विद अ टीम जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक कंप्लीट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने मिसिंग देखी कि लोग ऑब्वियसली ऐसे को लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसे के डिफरेंट डायमेंशंस को स्टडी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ऐसे में मार्क्स कैसे मिल रहे हैं। तो आज जो हमारा ये सेशन है, ये ओवरऑल इसी सेशन को लेकर के कि ऐसे में कौन-कौन से क्राइटेरिया हैं। यूपीएससी ने कौन-कौन से क्राइटेरिया ने सेट किया है, और मैं यूपीएससी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे यूपीएससी में काफी लंबा है, बीपीएससी में नया है। बीपीएससी ने अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं दी है। यूपीएससी ने थोड़े इंडिकेशंस दिए हैं और उन इंडिकेशंस को पकड़ करके मैं यहाँ पे आया हूँ। पूरा डिस्कशन करूंगा कि किस-किस क्राइटेरिया के बेसिस पे कौन-कौन से ऐसे मानदंड हैं जिसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रोवर्बियल एसे का भी। बिहार में जो लोकोक्ति होती है उन पे मार्क्स को बेसिकली कैरी करने का क्राइटेरिया बाकी एसे से थोड़ा अलग होता है। तो ये क्या थोड़ा अलग है, और इसमें आप जैसे लोकोक्ति वाले सेक्शन में आप कैसे ज्यादा मार्क्स, इनफैक्ट लोकोक्ति वाला जो सेक्शन है, प्रोवर्ब वाला जो सेक्शन है, इसमें आप ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रख करके, किस तरह से उन क्राइटेरिया पहले तो आप जानेंगे, जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप कैसे उन क्राइटेरियाज का ख्याल रख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हम इस पूरे सेशन को ऐसे की मार्किंग, किस तरह से मार्किंग की जाती है और इवेल्युएशन कैसे किया जाता है, इसके डिस्कशन को लेकर के डेडिकेट करेंगे। यहां मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर आऊंगा, बट सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बेसिक ऑफ ऐसे इवैल्यूएशन क्या है। क्या सबसे मूल बातें हैं जब कोई एग्जामिनर ऐसे को इवैल्यूएट करता है, आप जो लिखते इवैल्यूएट करता है तो किन किन बातों का ध्यान रखता है। तो सबसे पहला बात, इनफैक्ट जब आप देखेंगे, जब अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऐसे में, अगर मैं बात करूं तो ऐसे लाने के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने इस बात की बात कही थी कि हम ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग की बारे में सोचेंगे कि भैया जो ऐसे लिखा गया है क्या उसको रट करके लिख दिया गया है, कि क्रिटिकली थिंक करना, एनालाइज करना, एक स्ट्रक्चर, एक लैंग्वेज को यूज करने की कला एस्पिरेंट्स में है कि नहीं है। तो अब इससे वो क्या कहना चाहते हैं, इसको अगर हम थोड़ा और तोड़ करके समझे तो आपको लगेगा क्या कि ऐसे को चेक करने का दो क्राइटेरिया है। पहला एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, दूसरा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में आपको मार्क्स बड़े आसान से, अगर मतलब 3 4 5 चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल आसान से मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब वैसा है जो कि बड़े आराम से आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बात है कि ऐसे का 3 स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब बताते हैं कि भैया ऐसे का 3 स्ट्रक्चर होता है। ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। लेकिन इन इंट्रोडक्शन, इन बॉडी और इन कंक्लूजन में कई तरह की बातें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। जैसे अभी मैं बात करूंगा ल्यूसिडिटी की, तो आप देखेंगे क्या कि ये सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर निर्धारित होता है। क्या क्या डायमेंशन है जो एग्जामिनर चेक करते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया है, काफी इलैबोरेटली मैंने पिन पॉइंट भी किया। जैसे कंटेंट एंड नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है जिस मुद्दे पे, इसलिए कई टॉपिक दिए रहते हैं। एग्जामिनर का ये मत बिल्कुल ही नहीं रहता कि आप एक ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखे जिसके बारे में आप जानते नहीं, इसलिए आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। आप 3 4 ऐसे में से कोई एक ऐसे चुनते हैं जिसको आपको लगता है कि आप उसके ऊपर बेहतर अच्छे से लिख सकते हैं, मतलब आपके पास उस चीज को लेकर के कंटेंट और नॉलेज है। ध्यान रखना है कि वहां पे डेप्थ ऑफ नॉलेज इंपॉर्टेंट है। जिस भी ऐसे की बात, जैसे अगर मैं प्रोवर्बियल ऐसे की बात ना करूं, बिकॉज प्रोवर्बियल ऐसे इज अ फिलोसफिकल ऐसे, मैं अभी आगे इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन नॉन प्रोवर्बियल ऐसे की बात करें तो जैसे वो सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है तो आपको सॉइल कंजर्वेशन और उसके डिफरेंट डायमेंशन, सॉइल कंजर्वेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये जो डायमेंशन है आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो डेप्थ एंड एक्यूरेसी ऑफ नॉलेज मायने रखता है, लेकिन ध्यान रखना, मैं यहाँ पे भी आगे चेकलिस्ट भी बता रहा हूं, मायने रखता है, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर डेप्थ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ नॉलेज बहुत मीडियम भी है तो भी आप ऐसे में अच्छा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप बाकी क्राइटेरिया का ध्यान रखते हैं, जैसे कवरेज ऑफ द टॉपिक, ऑल एक्सपेक्ट्स और डायमेंशन। और इसीलिए मैंने जब लेक्चर शुरू किया आपको सबसे पहला जो स्लाइड दिखा वो डायमेंशन का दिखा। डायमेंशन बहुत जरूरी, इनफैक्ट जब बिहार प्रोवर वाले ऐसे हैं, इनमें कई ऐसे छात्र हैं, इनफैक्ट कई ऐसे शिक्षक भी हैं
जो मैंने देखा है जब उनसे डिस्कशंस होती है, तो वो कहते हैं कि बिहार के प्रोवर्ब में केवल बिहारी डायमेंशन को इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जहां कहीं भी प्रोवर्बियल ऐसे को यूज किया गया है, वहां डायमेंशन का विस्तार चेक करने की, बिकॉज ओवरऑल आपके जो नॉलेज है उसके बीच में उठापटक कैसे आप कर सकते हैं, इसी का तो चेक किया जा रहा है ऐसे में। भी मैं आगे आता हूं इसके ऊपर और भी रेलिवेंट बातें कहूंगा। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी है कि इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि ऐसे का जो टॉपिक है, आप उसके साथ जा रहे हैं या स्ट्रे ऑफ। वैसे तो ये अक्सर ही ऐसा होता है। जैसा कुछ समय पहले जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हम सारे फैकल्टी मिलके बैठे थे, तो बात ये आया कि भैया ऐसे आप शुरुआत तो करते हो, लेकिन फिर बाद में आप कहीं और किसी और टॉपिक में बहक जाते हो। ये तो नहीं होना चाहिए, बड़ा बेसिक है। ये तो हम लोग बताएंगे ही कि कैसे अपने आप को ऐसे के टॉपिक से बांधना है। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स, केस स्टडी और हिस्टोरिकल रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये डायमेंशन ही है। एग्जाम्पल और केस स्टडी तो ऐसे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे को बिना एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के लिख रहे हो, तो आपका ऐसे खाली है। आप ऐसे में केवल बातें बना रहे हो, आपके ऐसे में सब्सटेंस मिसिंग है, आपका बहुत ज्यादा मार्क्स यहां काट लिया जाएगा। कौन से एग्जाम्पल ऐसे में फिट बैठते, कौन से केस स्टडी ऐसे में फिट बैठते, इसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। साथ ही साथ हिस्टोरिकल रेफरेंस या कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट, वो टेक्निकली ये डायमेंशन, ये ऐसे का एक डायमेंशन है, ऐसे का एक लेंस है जिससे आप ऐसे को देखोगे। तो हिस्टोरिकल डायमेंशन या कंटेम्प्रेरी, जिसे मॉडर्न डायमेंशन भी कहते हैं, इसे मॉडर्न डायमेंशन भी कहते हैं, इसे वे फॉरवर्ड भी कहते हैं कि भैया आगे ऐसे ऐसे का जो टॉपिक है इसको आगे कैसे देखा जा सकता है। सो इन सब की चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो ऐसे में आपका ध्यान रखना है वो है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट जो बहुत मोटी बातें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसे मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। जैसे यहाँ पे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डालना, कई बार कई तरह के ऐसे होते हैं। वैसे भी ध्यान रखना सारे ऐसे में ये काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे ऐसे जो साइंटिफिक हैं या जो ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, अगर उसमें आप हेडिंग और सब हेडिंग डालते हो तो आपके पॉइंट ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जो फ्लो ऑफ ऐसे है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये बहुत सिंपल है। सबको पता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में लिखना है, लेकिन क्या वो इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन एक फ्लो में है क्या? अब इस फ्लो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंट्रोडक्शन में जो आपने बातें कही हैं, बॉडी उस बात को बेसिकली सर्टिफाई करता हो, और फाइनली जब आप कंक्लूजन कर रहे हो तो आपने जो सारे बातें इंट्रोडक्शन और बॉडी में कहा है वो कंक्लूड करना चाहिए। कैसे होता है, कैसे इसको जांच करते हैं, इसे भी हम लोग अपने पूरे के पूरे जो ऐसे एक्सरसाइजेस है उसमें बताएंगे। साथ ही साथ जैसा यहाँ मैंने बताया, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन करता है सेट स्टेज, जाकि बताता है कि ऐसे आप कैसे आगे लेकर के जा रहे हैं, आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं, टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं, और किस तरह जो रीडर है, जो ऐसे को आपका चेक कर रहा है, ये ऐसे को लेकर के, बिकॉज उसके कई तरह के ऐसे, कई सारे ऐसे उसे चेक करने होते हैं, वो आपके ऐसे को क्यों खास ध्यान दे, क्यों तवज्जो दे, ये यहां पे निर्धारित होता है। साथ ही साथ कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समराइज करता है की पॉइंट को, और कभी कभी पर्सनल इंसाइट जो आप पूरे ऐसे को लिखने के बाद डालते हैं, ये एक खास इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ कई तरह के रिकमेंडेशन, और जैसा मैंने बताया फ्यूचरिस्टिक आउटलुक, जिसको वे फॉरवर्ड भी कहते हैं, मतलब वो ऐसे या वो टॉपिक को आगे कैसे आप अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द बढ़ते हुए देखते हैं, इसकी भी परिकल्पना आप कंक्लूजन में ही कहते हैं। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग इंट्रो और इंपैक्टफुल कंक्लूजन आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट पर, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, तो लैंग्वेज और एक्सप्रेशन है। नाउ देखो, इसे मैंने फोर्थ पे इसलिए रखा क्योंकि कई लोग सबसे पहले यही लाते हैं। सबसे पहला उनका प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे में वो लिख नहीं पा रहे, उनका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। ये जरूरी है, लेकिन ये जो 3 पॉइंट मैंने पहले बताए ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, जब ऐसे की प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर इसके ऊपर कमांड आ जाएगा। चूंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो आपको लैंग्वेज और एक्सप्रेशन पे दिक्कत लगती है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इस पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे दिक्कत है, तो दिक्कत बस एक ही है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप सही से गाइडेड नहीं हो। सो ग्रामर, पंचुएशन, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वोकैबुलरी, बहुत बड़े बड़े शब्द का उपयोग नहीं करना है, फॉर्मल शब्द का उपयोग करना है, रीडेबल शब्द होने चाहिए। ऐसे शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए कि भाई एग्जामिनर है वो खुद भी डिक्शनरी खोज रहा है, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। अगर इसे को पढ़ने लायक नहीं बनाओगे आप, तो बेसिकली चाहे वो आंसर राइटिंग, जो लिखावट है वो सुंदर, बहुत बहुत सुंदर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पढ़ने लायक हो, लिजिबल हो, तो भी काम चलता है। मैं इसकी भी बात आगे करता हूं। फिर पांचवा पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। तो जैसा मैंने बताया, कंपेयर करना,
ऐसे में चीजों को कंपेयर करना, ऐसे में जो थॉट है, जो डायमेंशन है, इनको कॉन्ट्रास्ट करना, मतलब एक डायमेंशन बोला और उसके विपरीत ठीक दूसरा डायमेंशन लिख दिया। साथ ही साथ जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, अलग अलग जो देखने के पर्सपेक्टिव है, डायमेंशंस है, इसको रखना बहुत, देखो डायमेंशन की उठा पटक पे ही ऐसे में मार्क्स मिलते हैं। ऐसे किसी चीज का बखान करना नहीं है, इस बात को समझो कि आप किसी चीज को बखान कर रहे हो, यू आर नॉट इलैबोरेटिंग समथिंग। आपको जो डिफरेंस है, जो पर्सपेक्टिव है, उसका सही इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसलिए मैंने यहां लिखा है मूव बियॉन्ड मीर डिस्क्रिप्शन। ज्यादातर ऐसे ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे लिखाए जा रहे हैं जिसमें केवल डिस्क्रिप्शन, एक टॉपिक के बारे में आप बता दिए हो, ये ऐसे नहीं होता है। इट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन, रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन। तो रिफ्लेक्शन, आप कैसे उस थॉट को लेकर के रिफ्लेक्ट करते हो, क्या क्या डायमेंशन, जैसे एक बात, एक मुद्दा, एक टॉपिक आपके दिमाग में डालते हैं, आप कैसे इसे रिफ्लेक्ट करते हो, ये काफी मायने। ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी की बात करें तो ऑब्वियसली हर ऐसे में आपका खुद का खुद कंट्रीब्यूशन, जब मतलब एक टॉपिक सुनो तो वहां पे चाहे कोई मेटाफॉर हो या एग्जाम्पल्स हो या फ्रेमवर्क हो, ये हम सिखाएंगे। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी जो बच्चों ने ऐसे लिया था, मैंने ये सारी बातें बताई थी कि कैसे डायग्राम को यूज कर सकते हैं। डायग्राम, कई लोगों को लगता है कि ऐसे में डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, कई ऐसे टूल हैं ऐसे को जो आपके ऐसे को बाकी भीड़ से अलग बनाएंगे। और अगेन यहां पे मैंने कई बार कहा ईज ऑफ आंसर राइटिंग, मतलब कितनी आसानी से आप ऐसे लिख देते हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ आंसर चेकिंग, मतलब ऐसे इतने अच्छे से प्रेजेंटेबल हो कि जो चेक कर रहा हो बड़ी आसानी से आपकी बातों को समझ लगे। तो ये यहाँ पे क्रिएटिव मेटाफॉर से होता है। साथ ही साथ अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये माइनर फैक्टर है लेकिन नोटिसेबल है। हैंड राइटिंग साफ होनी चाहिए, डायग्राम, चार्ट्स, टेबल्स, ये अगर रेलिवेंट है, हर जगह नहीं जाएगा लेकिन कुछ ऐसे में जाता है तो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने सही स्पेसिंग, विजुअल क्लैरिटी, ये छोटी, मतलब ऐसे आपका साफ सुथरा दिखना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम बात करें इससे पहले कि भाई किस तरह से मार्क्स फेच किया जाए, ये तो सारा डिस्क्रिप्शन था, मैंने बताया ये सब चाहिए, लेकिन ये करेंगे कैसे, करने की बात करें तो आपका 3 स्टेज होता है ऐसे राइटिंग का। ये 3 स्टेज में आप लोग काम करते ही नहीं हो, आप जैसे ही एक ऐसे आया लिखना शुरू कर देते हो। पहला स्टेज है प्रिपरेशन, आपको एक टॉपिक को पिक करना है। जो 3 ऐसे आपको मिलेगा, जो 3 घंटे आपको मिलते हैं, इसमें एक टॉपिक को पिक करना है, थोड़ा समय देखना है, रुक जाना है, और साथ ही साथ रिसर्च करना, मतलब उस टॉपिक पे आपको देखना है कि आप कितने पॉइंट्स लिख सकते हो। मैं बताता हूं, मैं इसलिए हर ऐसे में जब मैंने, आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के देखोगे, आप लास्ट ईयर जो मैंने ऐसे कराया था, मैंने हर ऐसे का एक स्ट्रक्चर बताया था, एक सिनॉप्सिस बताया था और फिर ऐसे लिखवाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सो राइटिंग की बात करें तो इंट्रो लिखना है, आर्ग्यूमेंट बनाना है, एविडेंस देना, एविडेंस या एग्जाम्पल जिसका मैंने बात करा, और साथ ही साथ रिवीजन। फाइनली लास्ट में आपको ऐसे को फाइन ट्यून भी करना है। ऐसे को जैसे आप गिटार बजाने के लिए बैठते हो तो जब आपने सारे कॉर्ड सेट कर दिए तो एक बार फाइन ट्यून करते हो, फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। सो अगर हम इसी 3 बातों को थोड़ा विस्तृत तरीके से आपको बताएं तो हाउ टू फेच मोर मार्क्स इन एन एसे, सबसे पहले प्लान बिफोर राइटिंग। मैं हमेशा कहता हूं 5 से 10 मिनट, जो भी आपको ऐसे का समय दिया, 60 मिनट आपको लिखना है, 50 मिनट आप ऐसे लिखोगे, बाकी के जो शुरुआत के 10 मिनट होंगे उसमें आप ऐसे के आउटलाइन को डिसाइड करोगे। आप डिसाइड करोगे इंट्रोडक्शन, आप मेन पॉइंट्स, जिसमें मैं आपको बता दूंगा ये जो मेन पॉइंट्स है, ये मेन पॉइंट डायमेंशन से ही आते हैं। तो जैसे ही आप ऐसे देखोगे टॉपिक, मैं आपको बताऊंगा किस कैटेगरी का ऐसे, और जिस कैटेगरी का ऐसे उसमें कौन कौन से डायमेंशन जाएंगे, ये बिल्कुल एक तय तरीके से होता है। तो हम कंक्लूजन की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स और कंटेम्प्रेरी रेफरेंस को आप यही प्लानिंग के स्टेज पे ही सोच लोगे, इससे आपका ऐसे का निखार हो जाएगा। आपको पता होगा कौन सा एग्जाम्पल्स है, आपको पता होगा एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन के एंड में डाले, बॉडी में डाले, या कंक्लूजन के साथ भी कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हैं। अगर आपको दूसरी बातें की मैं बात करूं तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, जिसमें मैं अभी सारे डायमेंशन की बात करूंगा, हिस्टोरिकल डायमेंशन, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, फिलोसफिकल डायमेंशन, बताएगा कि कैसे सोसाइटी, इकोनॉमी और मोरालिटी, इथिक्स पे इसका प्रभाव होता है। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न जमाने में, आज के जमाने में करंट इवेंट्स, ट्रेंड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स,
कैसे उस मुद्दे को लेकर के, अगेन देखो इस बात का ध्यान रखना कि ये मैं अभी जेनरिक एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं जनरली ऐसे में क्या क्या चीजें डाल सकते हो या किन किन क्राइटेरिया पे ऐसे जांच होती है। कई ऐसे ऐसे होंगे जिनमें गवर्नमेंट जो स्कीम्स है उसकी चर्चाएं नहीं हो सकती हैं क्योंकि एक खास तरह का ऐसे है, तो वो एक अलग तरह का जोन है। लेकिन मैं जेनरिक बता रहा हूँ, फ्यूचर पर्सपेक्टिव, रिकमेंडेशन, फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस, कई बार ऐसे में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन, इसीलिए कुछ कोट्स है, कोट्स के बारे में कुछ संग्रह होता है, 20-25 कोट्स हैं, केवल इन 20-25 कोट से आप सारे ऐसे को बना सकते हो। साथ ही साथ प्रोवर्ब, स्टैटिक और रेटरिक क्वेश्चन। रेटरिक क्वेश्चन का मतलब कई बार ऐसे की शुरुआत या ऐसे के बीच में आप कोई ऐसा सवाल पुट करते हो और आप जैसे ही सवाल रखते हो उसी का जवाब देने लगते हो। ये भी लिखने की एक बड़ी खास शैली, बड़ी इंपैक्टफुल शैली है। और इस शैली स्किल को हम बताएंगे कि रेटरिक क्वेश्चंस आप कैसे रखते हो, की टर्म्स को डिफाइन करते हो और कंटेक्स्ट बताते हो किस कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलर ऐसे लिखा गया है। अगर मैं पैराफ्रेजिंग की बात कर सकता हूं तो आप एक आइडिया पर पैराग्राफ जो है, ये बड़ा सिंपल है कि जब आप बेसिकली ऐसे की बात करते हो तो ऐसे में कहाँ आइडिया जो है आ रहा, और एक आइडिया से जैसे ही दूसरे आइडिया पर शिफ्ट करोगे आप पैराग्राफ भी चेंज करोगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके ऐसे के मार्क्स में ये बहुत बड़ा अंतर लेकर के आती है। आप लिंकिंग वर्ड्स, मैन जैसे आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से लिंकिंग वर्ड्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रामर का बड़ा छोटा भाग है लेकिन ज्यादातर लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं। हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, कॉन्सिक्वेंटली, ये सब ऐसे शब्द हैं जो ऐसे को एक ऐसे के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। इसका उपयोग आपको करना जरूरी है। एग्जाम्पल्स जैसा मैंने बताया, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कुछ याद है, मैं सेट ऑफ 4-5 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा। स्टैटिक्स, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेक्डोट, केस स्टडीज, डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ऐसे को एक खास जिसको कह सकते हैं खास रंग देते हैं जिसके ऊपर आपका ऐसे बाकी ऐसे से बिल्कुल अलग दिखता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कंक्लूजन, तो कंक्लूजन विथ स्ट्रेंथ, इनफैक्ट मैं बताऊंगा कुछ ऐसे डेटा हैं जिसको आप खास रूप से बचा के रखते हो ताकि आप कंक्लूजन में डाल सको। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसे आया भी है, तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर अगर ऐसे आता है तो कौन सा ऐसा डेटा है जो कंक्लूजन में डालेंगे, कौन सा ऐसा डेटा है जो इंट्रोडक्शन में डालेंगे और कौन सा डेटा है जो बॉडी में डालेंगे। ये सब अलग अलग तरह के डेटा है जो कि आपके ऐसे को एक बल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ समराइजिंग मेन पॉइंट, प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इंसाइट इन पर्सनल रिफ्लेक्शन, और जैसा मैंने बताया एंड विद सम मेमोरेबल सेंटेंसेस और सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टेटमेंट। फाइनली अगर हम बात करें तो ऐसे में रिपीटेशन ये सबसे ज्यादा होता है, एक ही बात को घुमा फिरा के बार बार लिख रहे हैं। ये शो करता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, ये शो करता है कि आपका आइडियाज ऑर्गेनाइज नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा सुसाइडल मिस्टेक आप यही कहते हैं, आप रिपीटेडली ऐसे की एक ही बात को बोलते रहते हैं। यूज प्रिसाइज वोकैबुलरी, सिंपल क्लियर सेंटेंसेस ऑफन स्कोर हायर देन कॉम्प्लेक्स एंड कन्वोल्टेड वन। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बड़े सेंटेंस नहीं, छोटे सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल लैंग्वेज से लिखे गए ज्यादा मार्क्स लेकर के आते हैं। साथ ही साथ फाइनली हम कर सकते हैं चेक फॉर रेलिवेंस, सो अवॉइड डाइवर्जिंग इनटू अनरिलेटेड टॉपिक्स। ये तो मैंने कई बार कहा है कि ऐसा ना करें, कि इसीलिए बाद में जब रिवीजन करते हैं, रिवीजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे का ऐसे लिख दिया, फिर रिवाइज करना लास्ट में, लास्ट का 2 मिनट आपको रिवाइज करना जिसमें आप ये सारे बात को देख करके अनरिलेटेड टॉपिक को स्ट्राइक आउट भी कर सकते हो। एवरी पैराग्राफ शुड कंट्रीब्यूट टू दी मेन आर्गुमेंट। पूरा ऐसे एक थीम के ऊपर जो आपको ऐसे दिया गया ऐसा ही लगना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया डायमेंशन की बात अगर बात करें तो कौन कौन से डायमेंशन, देखो ये तो मैंने एक जनरल डायमेंशन दिया है। हर ऐसे में एक हिस्टोरिकल डायमेंशन हो सकता है, चाहे वो बेसिकली इन्वायरमेंट इकोलॉजी से हो, साइंस का ऐसे हो, चाहे वो पॉलिटी का ऐसे हो। हिस्टोरिकल डायमेंशन, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, समाज पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है या किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। इकोनॉमिक डायमेंशन, इनफैक्ट मैं हर जगह, मैं हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक, मैं 3-4 फिलोसफर्स के इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की बात करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं मॉडर्न टाइम्स में, तो इकोनॉमी में एक साहब हुए पीटर लिंच, उन्होंने कई तरह की बातें करी इकोनॉमी से रिलेटेड, और इन्होंने ये भी बताया कि इकोनॉमी का कैसा प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे। कंटेम्प्रेरी, जिसे मॉडर्न डायमेंशन भी कह सकते हैं आज के समय में, या पोस्ट मॉडर्न, हम यहाँ कंटेम्प्रेरी में कई तरह के, एक डायमेंशन में कई तरह के डायमेंशन फूट के निकलते हैं।
तो मैं क्या मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, साइंटिफिक डायमेंशन, इसमें टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन भी आएगा, साइंटिफिक तो है ही, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इसमें लीगल डायमेंशन भी आएगा, तो पॉलिटिकल तो है ही, लीगल डायमेंशन भी साथ चलेगा, इथिकल डायमेंशन, टेक्निकली ये फिलॉसफी का ही पार्ट है, लेकिन मैं फिलॉसफिकल डायमेंशन को भी अगर देखूं तो हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक आ जाता है इंडियन फिलॉसफी और एक हो जाता है वेस्टर्न फिलॉसफी, और दोनों का थीम थोड़ा अलग है, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी। हम बताएंगे कि कैसे किस ऐसे में आपको इंडियन फिलॉसफी पे ज्यादा जोर देना है। जैसे अगर हम बात करें प्रोवर्बियल ऐसे, प्रोवर्बियल ऐसे में इंडियन फिलॉसफी, और इंडियन फिलॉसफी इसलिए क्योंकि चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे कई तरह के कल्चरल या फिर रिलीजियस आपकी शुरुआत की बात करिए बिहार से होता है, तो इंडियन फिलॉसफी इज वेरी मच क्लोज टू दिस मगध रीजन, बिहार के रीजन से। बिहार के बारे में और बिहार का डायमेंशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। यूजिंग ऑल रेलिवेंट डायमेंशन शो एनालिटिकल एबिलिटी, डेप्थ विच इज की स्कोरिंग फैक्टर। इसलिए ये डायमेंशंस और इन डायमेंशन को कैसे यूज करेंगे, कौन से ऐसे में कैसे यूज करेंगे, ये आपको मार्क्स दिलाने वाला होगा। चलो, सो टेक अवे क्या है, ये मैं जो बताया, पहले प्लान करना है, फिर स्ट्रक्चर करना है, फिर कंटेंट तैयार करना है, लैंग्वेज की करेक्शंस करनी है, और फिर कंक्लूड करना है। मल्टीपल डायमेंशन कवर करना है जो टॉपिक से रेलिवेंट है, और अगेन आपको सीखना यही है, आपको सीखना है कि कौन से टॉपिक में कितने तरह के डायमेंशन आ सकते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, फैक्ट बहुत जरूरी है, और कंटेम्पररी रेलिवेंस, आज के समय में इसका क्या रेलिवेंस। अगर आपने ये बातें नहीं की, आप पास्ट में ही लिखते रह गए, तो मतलब ऐसे को आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो करंट टाइम से। साथ ही साथ नीट प्रेजेंटेशन, स्ट्रॉन्ग इंट्रो, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और क्रिटिकल थिंकिंग और ओरिजिनलिटी आपको हाई स्कोर दिलाएगा। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें कि ऐसे किस तरीके से आपको मार्क्स फेच करता है, किन किन बिंदुओं के ऊपर, किन किन पॉइंट्स के ऊपर ऐसे का मार्क्स आता है। लेकिन लेकिन एक ऐसा सेक्शन है ऐसे का जो बहुत बड़ा मार्क्स आपको दे सकता है, बाकी जो दो ऐसे उनसे ज्यादा मार्क्स दे सकता है, और कई बार उससे भारी गलतियां भी। ज्यादातर लोग यहां गलतियां करते हैं, इसलिए मैं इसकी चर्चा अलग से कर रहा हूं, दैट इज प्रोवर्ब बेस्ड ऐसे। जो प्रोवर्बियल ऐसे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगेन इसमें भी शुरुआत तो आप वही करने वाले हो, एक टॉपिक को डिसाइड करोगे, आइडियाज और आर्गुमेंट, बिकॉज ज्यादातर प्रोवर्बियल ऐसे जो है फिलोसफिकल ऐसे, फिलोसफी है, तो फिलोसफी की चर्चा कर रहे हैं, वो डिसाइड करोगे, प्लान बनाओगे, और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही लिखना है आपको। सो सबसे पहले कि हम देखें और बताएं कि कैसे करना है, आपको यह समझना है कि क्या डिफरेंस है, मतलब जो बाकी इससे पहले जो मैंने बताए ऐसे के क्राइटेरिया में, इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया में, जो मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का जो ऐसे चेक किया जाएगा और जो सेक्शन 3 का ऐसे चेक किया जाएगा, वो कैसे अलग है। इनफैक्ट ये बात बीपीएससी खुद कहता है, ये जो बातें हैं बीपीएससी का ही सार में, बीपीएससी ने जो डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू और बाकी के थ्रू जो हमें प्रोवाइड किया है डेटा, उसी के थ्रू मैंने ये कंक्लूजन निकाला है। वेल जनरल ऐसे इवैल्यूएशन, कंटेंट, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज एनालिसिस एक्सेट्रा स्टिल अप्लाई। ध्यान रखना जो इससे पहले मैंने बात किया था वो अभी भी रेलेवेंट है, वो सब तो चेक किया ही जाएगा, साथ ही साथ यहां पे कुछ एडिशनल नुआंसेस भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं। अब वो एडिशनल नुआंसेस क्या है, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोवर्ब, हर प्रोवर्ब का उस समाज के लिए, जैसे बिहारी प्रवर्ब, इस बात को पहले ही कहा गया है कि ये बिहार के कंटेक्स्ट में है, तो बिहार के कंटेक्स्ट में उस प्रवर्ब का क्या मतलब निकलता है, ये इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। मतलब ये कोई फिलोसफिकल लाइन नहीं है कि आप पढ़े और लिखना शुरू कर दिए, इलैबोरेट करना शुरू कर दिए, आपको बिहार के कंटेक्स्ट में, बिहार के ग्रामीण जो समाज है उसके परिवेश में, बिहार के महिलाओं के परिवेश में क्या इंटरप्रिटेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोवर्ब ये एग्जामिनर सबसे पहले चेक करता है। दूसरा साथ कि आपको मीनिंग इन कंटेक्स्ट, मतलब इसका लिटरल मीनिंग, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसलिए आप प्रीवियस ऐसे जो मैंने एक्सप्लेन किया आप उसको जाकर के देखो, मैंने लिटरल मीनिंग बताया है और मेटाफोरिकल मीनिंग बताया है, मतलब उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शब्द क्या कह रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले ले, पानी में मछली नौ नौ कुटिया बखड़ा, अब इसका मतलब क्या है, पानी में मछली नौनो कुटिया बखड़ा, अब ये नौनो कुटिया बखड़े का मतलब क्या है, एक तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ बताओ और फिर इसका मेटाफोरिकल मीनिंग, समाज में कहां कहां इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर इसे व्यंग के रूप में हम यूज करें तो कहां कहां, इसे कटाक्ष के रूप में यूज करें, कैसे कैसे संदर्भों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें गलती कर देते हो तो आपका मार्क्स शुरुआत में ही कम हो जाता है, और ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं,
और इसलिए शुरुआत में ही उनका मार्क्स यहाँ पे कम हो जाता है। रेलेवेंस और लिंकेजेस की बात करें तो जो पैराग्राफ है वो बेसिकली अगेन जैसा लास्ट ऐसे में भी मैंने बताया था कोरिलेशन ऑफ द प्रवर्ब के साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई पैराग्राफ आप एवे ही लिख दिए हो। मतलब जो पूरा का पूरा प्रवर्ब है वो एक शीट, वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अवॉइड डिग्रेसिंग इन जनरल ऐसे सम डिग्रेशंस टॉलरेबल इंसाइटफुल बट इन प्रोवर्बियल ऐसे रेलेवेंस इज पैरामाउंट। मतलब क्या कि आप थोड़ा सा जो अपने कोर हैं उससे भटक नहीं सकते हो। प्रोवर्बियल ऐसे में आपको उस कंटेक्स्ट को साथ लेके चलना होगा। हाँ, जो जनरल ऐसे हैं उनमें कई बार आप थोड़ा इधर उधर भटक सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं, वहां पे वो फ्रीडम मिलता। प्रोवर्बियल ऐसे में फ्रीडम नहीं मिलता, क्योंकि ध्यान रखना है ये बिहार के कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग केवल बिहार के ही डायमेंशन को यहाँ यूज करते हैं। देखो, बिहारी डायमेंशन प्रोवर्बियल ऐसे में बहुत मेजर एरिया लेगा, अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन आपको इस बिहारी डायमेंशन को करंट रिलेवेंस के साथ, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, इसका सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट, सबकी चर्चा करनी है। एग्जाम्पल इंस्ट्रेशन इसमें बिहार स्पेसिफिक सोशियो कल्चरल और हिस्टोरिकल एग्जाम्पल यूज करने अगर संभव हो, और ज्यादातर में संभव होता है। मैंने इफ पॉसिबल इसलिए लिखा है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे आपको संभव ना दिखेंगे, लेकिन ज्यादातर में दिखेंगे, क्योंकि ये बिहार के कंटेक्स्ट में ही पनपे हैं। तो लोकलाइज एग्जाम्पल, ये बहुत एग्जाम, मैं सेट ऑफ 20 एग्जाम्पल्स आपको 20 ऐसे एग्जाम्पल्स मैं तैयार करके दूंगा, रेडी रेकनर दूंगा, जो कि कुछ नॉर्थ बिहार से होंगे, कोई वेस्ट बिहार से होंगे, कुछ साउथ बिहार से होंगे, कुछ भागलपुर वाले इलाकों के होंगे, कुछ गया वाले इलाकों के होंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स मैं सेट करके दूंगा जो आप अलग अलग जगह पे उपयोग कर सकते हो, अलग अलग कंटेक्स्ट में। साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी जरूरी हैं, अगर आप उसको प्रोवर्ब के साथ लिंक कर दो। ये दिखाएगा कि आपका दृष्टिकोण कितना व्यापक है। आप बिहार भारत का हिस्सा है, तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको केवल किसी एक स्पेसिफिक डायमेंशन खांचे में बिल्कुल सेट नहीं करना। लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऐसा एग्जांपल यूज कर दिया जो बहुत रेलेवेंट नहीं है, तो मार्क्स आपका जाएगा भी। तो ये ट्रिक आपको सीखना होगा कैसे है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट, कल्चरल एंड सोशल डायमेंशन ऐसे शुड रिफ्लेक्ट अवेयरनेस ऑफ इंडियन एंड बिहारी सोशल नॉर्म्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे में इंडियन नॉर्म्स और कुछ ऐसे ऐसे जो बहुत ही ज्यादा बिहारी कंटेक्स्ट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बिहारी सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाउ प्रोवर्ब रिफ्लेक्ट सोसाइटल रिलेशंस, एथिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। बिकॉज जैसा मैंने आपको इससे पहले भी कई चर्चाओं में बताया है कि ये जो प्रोवर्ब है ये और कुछ नहीं, ये एक ऐसे इथिकल स्टेटमेंट है जो हमारे गांव समाज में दिए जाते थे, हमारे गांव समाज में बताए जाते थे। तो दो हम कहते हैं कि बिहार में एजुकेशन या बिहार में जो साक्षरता है उसे हम अलग पैमाने पे नापते हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार में जो विजडम है, इस विजडम का कैसे फैलाव हुआ, इसका एग्जाम्पल आपको इन पर्टिकुलर प्रोवर्बियल एसेज में मिलता है। प्रैक्टिकल एंड मोरल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से चाहे वो मोरल हो, एथिकल हो, प्रैक्टिकल लेसन्स हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल लेसन्स अगेन ये केस स्टडी हो गया। यहाँ मैं जो प्रैक्टिकल लेसन कह रहा हूँ इसी को इससे पहले वाले ऐसे में क्या क्या कहा था, केस स्टडी। तो टेक्निकली केस स्टडी ही हम कह रहे हैं, बस इसको यहाँ पे प्रैक्टिकल लेसन्स का नाम दे रहे हैं। एग्जाम्पल, हाउ प्रोवर्ब कैन गाइड बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एंड लाइफ फिलॉसफी। आपका बिहेवियर, एक जनरल लोगों के लिए बिहेवियर, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक प्रशासक के लिए डिसीजन मेकिंग कैसे ये गाइड कर सकता है। हमेशा हर प्रोवर्ब में लिखना है कि एक प्रशासक कैसे इस पर्टिकुलर प्रोवर्ब को यूज कर सकता है, और साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनकी जीवन की फिलॉसफी कैसे इससे प्रभावित होती है। कॉन्साइज और क्रिएटिव होना चाहिए, शॉर्ट और फिलोसफिकल होना चाहिए, और एग्जामिनर चाहते हैं कि इसका सटीक और डीप एनालिसिस आप कर दो। साथ ही साथ कई लोग बहुत ज्यादा कहानी बोलते हैं, एक कहानी के साथ शुरुआत करते हैं और फिर कहानी के बारे में ही बार बार चर्चा इर्द गिर्द, बिकॉज उनके पास कंटेंट नहीं होता है। एक्सेसिव स्टोरी टेलिंग, अनरिलेटेड एनेक्डोट्स, ये आपके मार्क्स को कम कर देते हैं। तो कहानी के साथ शुरुआत करना एक शैली है, कई लोग करते हैं, लेकिन ये हर समय वो तभी आप शुरुआत करें जब आपके बाद में लिखने के लिए आपके पास बहुत कुछ हो। अगर आपने शुरुआत ही कहानी से कर दी और बार बार उस कहानी को दोहरा रहे हैं, उस कहानी के जो पात्र हैं उनकी चर्चाएं बार बार कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपके पास ऐसे में कुछ खास लिखने को नहीं है। लैंग्वेज और एक्सपेक्टेशन, हिंदी
अगर आप लिख रहे हो या अगर आप इंग्लिश में भी लिख रहे हो तो जो हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं, उनका करेक्ट एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल सेइंग्स अगर आप उससे रिलेटेड और डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेजेस कैन बी यूज क्रिएटिवली। सम लिटरली फेयर्स और प्रोवर्ब इन द एसे इटसेल्फ एनहांसेस इंप्रेशन। तो कई बार तो आपके जो प्रोवर्ब दिया होगा वो प्रोवर्ब ही आपको कई सारे हिंट दे देता है। उसको कैसे पकड़ा जाए हम लोग आगे के क्लास में इसको सीखेंगे। सो अगर हम समराइज करें तो मैक्सिमम मार्क्स बीपीएससी के प्रोवर्ब ऐसे में कैसा होगा? शुरू 4 स्टेप है भाई, मैंने चारों को कलर में डाल रखा। स्टार्ट विथ मीनिंग, मीनिंग के साथ शुरुआत करें। दूसरा, डिटेल पढ़ते रहना आप। डिवाइडिंग ऐसे विद डायमेंशन, और यहां पे अगेन वो सारे डायमेंशन तो जाएंगे लेकिन बिहारी डायमेंशन के साथ जाएंगे। तो बिहारी डायमेंशन का एक खास तड़का लगेगा जिससे इन सारे डायमेंशन का कंटेक्स्ट ही चेंज हो जाएगा। मैं आगे के सेशंस में इसे पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल्स, ये पर्सनल विलेज लेवल एग्जाम्पल्स जो कि लोकल लाइफ को रिफ्लेक्ट करने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ करंट इवेंट को अगर आप जोड़ सकते हो, सोसाइटल सिचुएशंस को जोड़ सकते हो, तो ये आपकी क्रिएटिव आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाला है। ये दोनों आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेगा। साथ ही साथ कंक्लूड विथ मोरल इंसाइट, क्योंकि जितने भी ऐसे ऐसा फिलोसफिकल है तो आप इसे एक मोरल इंसाइट के साथ, ड्राइव अ लेसन फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ऑफन कोट्स विद प्रोवर्ब अगेन टू रीइंफोर्स इट्स रेलेवेंस। सो क्या की टेक अवे है? जो फाइनल टेक अवे है वो यहां पे दिख सकता है। इंटरप्रिटेशन सबसे क्रिटिकल है। सबसे पहला काम मैंने वही बताया कि प्रोवर्ब को सही से इंटरप्रेट करना। मिसरीडिंग द प्रोवर्ब लूज मार्क्स। अगर आपने शुरुआत में ही प्रोवर्ब के सही मतलब को नहीं जान सके, सही मर्म नहीं समझ सके, तो भैया पूरा का पूरा जो आपका प्रोवर्ब का मार्क्स है वो चला जाएगा। रेलिवेंस ऑफ एवरी पॉइंट टू द प्रोवर्ब इज एसेंशियल। जो भी लिख रहे हो वो प्रोवर्ब के लिए रेलिवेंट होना चाहिए। बीटिंग अराउंड बुशेस नहीं करना है। बिहार स्पेसिफिक एग्जांपल्स, कंटेम्प्रेरी लिंक विल अर्न एक्स्ट्रा क्रेडिट। ये एक्स्ट्रा क्रेडिट लग रहा है, ये एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको वो एक्स्ट्रा उम्फ देने वाला है मेंस एग्जामिनेशन में, ताकि आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो सको। कॉन्साइज इंसाइटफुल राइटिंग विथ मोरल कंक्लूजन इज हाईली वैल्यूड। क्रिएटिव येट स्ट्रक्चर अप्रोच डिस्टिंग्विशेस टॉप स्कोरिंग ऐसे। ये सब कैसे किया जाएगा, क्या क्रिएटिव अप्रोच होता है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो कुछ क्राइटेरिया मैंने दे रखे हैं और एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है उसका एक लिस्ट बना रखा है। जैसे इंटरप्रिटेशन में वो एक्सपेक्ट करता है कि क्लियर एक्सप्लेनेशन, लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग। मैंने अभी तुरंत बताया था लिटरल फिगरेटिव मीनिंग, ये याद रखना दिमाग में। इंटरप्रिटेशन का मतलब 2 भाग, लिटरल मतलब बताओ, क्रिएटिव मीनिंग बताओ। रेलिवेंस में एवरी पैराग्राफ में कोड लेसन्स समझ में आनी चाहिए। कंटेंट और नॉलेज में सोशियो कल्चरल, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, एग्जाम्पल, ये 4 चीज तो होंगे ही होंगे सारे ही ऐसे में। बाकी अगेन प्रोवर्ब टू प्रोवर्ब ये डिफर करेगा कि उसमें और क्या क्या डायमेंशन डाल सकते। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो की बात करें तो एग्जाम्पल्स, मोरल लेसन और कंटेम्पररी एप्लीकेशन। मॉडर्न सोसाइटी में, आज के समाज में इसका क्या रेलेवेंस है बताना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, मैंने इसलिए कलर कर रखा है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। बाकी बातें भी जरूरी है, इंसाइटफुल एनालिसिस है, मोरल रीजनिंग है, लेकिन जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है अगर ये डाल दिया तो इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, फिर मार्क्स तो आप लेकर के ही जाओगे। लैंग्वेज एक्सप्रेशन में लोकल फ्लेवर, ऑब्वियसली हिंदी करेक्ट होना चाहिए, ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, ये सब है, लेकिन लोकल फ्लेवर अगर डाल रहे हो, उसमें कुछ खास लोकल शब्द का प्रयोग कर दे रहे हो तो मजा आ जाएगा। और फाइनली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन काफी स्ट्रांग होना है, मोरल लेसन, रिकमेंडेशन और रिफ्लेक्शन के साथ होना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट जब हम पढ़ाएंगे तो आपको, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे पानी में मछली, नौनो कुटिया बखड़ा। अब इसको जब हम पढ़ाएंगे, इसलिए मैं डायमेंशन बेस्ड पढ़ाई कराता हूं, और जिसमें हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डायमेंशन। और हिस्टोरिकल डायमेंशन में इसकी ओरिजिन कैसे हुई और इसकी कैसे ओरिजिन प्रॉपर्टी डिवीजन से शुरू है। तो समाज, चूंकि बिहार एक ऐसा परिवेश रहा था जहां पे विलेज जो है सोसाइटी रही थी, आज भी ग्रामीण क्षेत्र का प्रभुत्व है, और जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हुआ करते थे। तो यहीं से ये शुरू होता है। तो इसका बैकग्राउंड अग्रेरियन सोसाइटी, शेयर्ड रिसोर्सेस और रिसोर्स मैनेजमेंट, तीनों की बात जो अभी तुरंत मैंने कही, तो इसका एक डायमेंशन यहां हो जाता। फिर प्लानिंग वर्सेस स्पेकुलेटिव डिसीजन, मतलब पानी में मछली है, मछली पानी में ही है और लोग लड़ रहे हैं कि इसका बंटवारा कैसे करें।
सो ये जो है स्पेकुलेटिव डिसीजन के बारे में बताया जा रहा है। ये यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस भी है। यहाँ पे जब आप प्रशासक के रूप में आप इस पैराग्राफ को कैसे यूज कर सकते हो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी कैसे बताना है कि पानी में मछली और नौनो कुटिया बकरा मतलब रिसोर्स का डिवीजन कैसा होना चाहिए और कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब आप पानी से मछली को निकालने की भी विधा जाने, आप इस बात के लिए एफर्ट करें और साथ ही साथ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ये दोनों कैन गो हैंड इन हैंड, हम इसकी चर्चा करेंगे। वैसे ही फिलोसॉफिकल डायमेंशन है जिसमें हम इंडियन फिलॉसफी में कर्मा की बात करेंगे, वैसे ही वेस्टर्न फिलॉसफी है जिसमें अरिस्टोटल की चर्चा करेंगे, जिसमें हम एथिक्स ऑफ पेशेंस एंड प्रूडेंस, ये इस बात को रिलेट करता है। दो ये बिहारी प्रवर्ब है। अब आप बोलोगे हमने केवल बिहारी कंटेक्स्ट में लिखेंगे, नहीं, आपको ये बात को सत्यापित करना, साबित करना बहुत जरूरी है कि ये जो बिहारी प्रवर्ब है कैसे ये पूरे व्यापक पैमाने पे पूरे विश्व में काम आता है और पूरे विश्व में इसकी चर्चाएं हो रखी हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अलग अलग शब्दों में। इसलिए हम यहाँ अरिस्टोटल की बात करेंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन में बिजनेस, एजुकेशन और भी कई तरह के मॉडर्न अप्रोच भी हैं। तो मेरा ये पूरा का पूरा लेक्चर लेने का मतलब है कि आप इस बात को समझो कि मार्क्स कैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एसे का पेपर है भाई, ये समझ लो यही आपको रिजल्ट देने वाला है। बाकी कितना भी जीएस पढ़ लो, जीएस 1 जीएस 2 जरूरी है, आप पूरा मेहनत करो, वो पढ़ो, लेकिन ये जो पेपर है दैट इज गोइंग टू क्रिएट द डिफरेंस। आई होप मैंने आपको ये समझने में मदद की होगी। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज करें। दैट्स इट, थैंक यू।